डॉक्टर हरिशंकर विश्वविद्यालय में कंप्यूटर डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। और साथ ही जो है ना भारत की एग्रीकल्चर व्यवस्था पर आपका बहुत गहरा अनुभव और अध्ययन है। कैसे हमारी कृषि जो है ना बाज़ार के अधीन हुई और किस तरीके की व्यवस्था ने भारत की कृषि को कमज़ोर बनाया, ठीक है। और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी आदतें हैं हमारी, या कौन कौन सी व्यवस्थाएं या कार्यशैली है जिनके कारणों से हमारी खेती अभी जो है ना निरंतर जो है पीछे ढकलती चली जा रही है। और इन सारी व्यवस्थाओं के बीच में अगर हमने इस पे समय पे ध्यान नहीं दिया तो माइग्रेशन बहुत तेज़ी से तो लगातार हो ही रहा है। कुछ ही सालों की भारत की कृषि बची हुई है, फिर ये बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के पास में पहुंच जाएगी। तो इन सारी चीज़ों के पीछे क्या व्यवस्था काम कर रही है और कैसे हम इसमें चले गए और अब हमें क्या करना चाहिए, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है ना आपका बहुत गहरा अध्ययन भी है और अनुभव भी है। और गाय और गोबर से जो है ना आप निरंतर जुड़े हुए हैं, स्वयं खेती भी करते हैं, इतने बड़े प्रोफेसर हैं, बहुत बड़ा आपका सागर में नाम है। बुंदेलखंड क्षेत्र में आपने कंप्यूटर के फील्ड को डेवलप किया है और बहुत सारी अनेक उपलब्धियां आपके पास हैं, परंतु फिर भी गाय गोबर में जो है ना आपको जीवन दिखता है। और गाय गोबर से ही आपको लगता है कि भारत की वास्तविक अर्थव्यवस्था चलाई जा सकती है, चलती थी, और आगे भी इसे अच्छा सुदृढ़ करके युवाओं को रोज़गार से जोड़ के और तमाम जो है ना हम भारत की कृषि का गौरव विश्व के मंच पर बढ़ा सकते हैं। तो आपका जो अध्ययन है, वो अनुभव है, हमारा प्रयास रहता है कि जो भी यहाँ पर किसान भाई आते हैं पूरे देश भर से, आपका संवाद उनसे कराया जाए ताकि जो है ना सभी लोग उससे लाभान्वित हों। आज हमारे बीच में वो सौभाग्यशाली चौधरी हैं और मैंने आग्रह किया था हालांकि कि वो इस 15 दिन के दिवस के बैच में एक बार आएँ और किसानों को हमारे अनुभव अपने साझा करें। तो आज का दिन जो है ना अपने समय निकाला है व्यस्ततम अपने कार्यकाल में, तो मैं एक बार करता ध्वनि से उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और मैं आग्रह करता हूँ अपना समय नष्ट ना करते हुए राव सर से कि वो हमारे जो भाई हैं, युवा साथी हैं, उनके लिए अपना अनुभव साझा करने की कृपा करें। आदरणीय राव सर। आप लोगों को 5 दिन तो हो गए शिविर अटेंड करते हुए। जी सर। अब थोड़ा हेक्टिक भी हो गया, हल्दी को दी सबने। तो इन 5 दिनों में जो कुछ भी आपने सीखा, मूल रूप से वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हम कितने सशक्त विचारों को लेकर यहाँ से जा रहे हैं और क्या हम अपने जीवन में अड़चनों के बावजूद भी उस तरह की व्यवस्था या काम को कायम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अड़चनें क्या होती हैं? सबसे बड़ी हताशा तो विचारों से होती है कि जो आपकी सराउंडिंग्स में लोग हैं वो आपको हताश करेंगे, आपकी परिस्थितियां आपको हताश करेंगी। ठीक है, मतलब काम करने की बात है। तो हमको वास्तव में समझना पड़ेगा कि हम किस तरह की व्यवस्था में जी रहे हैं। आज जो भी कृषि व्यवस्था है ये हम लोगों की अपनी कृषि व्यवस्था नहीं है। इसमें बीज से लेके, खाद से लेके, कीटनाशक से लेके सब बड़ी बड़ी कंपनियों के अधीन है। जो कहना चाहिए कि उसका इतना अधिक व्यवसायीकरण हो गया कि सरकार सब्सिडी देने के बाद भी वो प्रोडक्टिविटी नहीं ले पा रही। और सरकार ये बताना नहीं चाहती किसानों को, लोगों को, कि कृषि वास्तव में बिजनेस है या कृषि वास्तव में फायदे का बिजनेस है। ठीक, तो अब हम लोग वापस जाते हैं अपने संस्कृति सूत्र पे। संस्कृति सूत्र क्या था? उत्तम खेती, मध्यम बान, करे चाकरी को करने धान। ये संस्कृति सूत्र था और ये हजारों सालों से चलता चला आ रहा था। मतलब उत्तम खेती है ना, सबसे उत्तम कार्य कृषि, बनिए का काम दूसरे नंबर का, और नौकरी चाकरी कुत्ते जैसा काम। इसका जस्ट अपोजिट किया ब्रिटिशर्स ने। उन्होंने उत्तम नौकरी कर दिया, बिजनेस बीच में रखा और सबसे निम्न स्तर का काम रख दिया खेती बाड़ी। ठीक,
तो खेती बाड़ी की जो भी व्यवस्थाएं थी, अन्नदाता कहा जाता था, या उसी से राजा रजवाड़े अपनी सेना का पेट भरते थे। और इसमें जो भी टैक्सेशन भी लिया जाता था तो कृषक बहुत सकुश, मतलब खुशी खुशी टैक्स देता था। अपने अनाज जितना भी उत्पादन करता था उसका 25% तक किसान देता था। तो ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि आज का किसान कर्ज में ही पैदा हो रहा, कर्ज में ही जी रहा, कर्ज में ही मर रहा। तो कहीं तो गड़बड़ी हुई है। तो कृषि की लागत बढ़ा दी, उत्पादन नहीं बढ़ा, जमीन तो उतना ही साथ दे रही है। आप आज भी एक बोरा गेहूं बो दो तो 3-4 महीने में 20 बोरे में बदल जाता है। जमीन धोखा नहीं कर रही। तो धोखा कौन कर रहा है? गेहूं के जो बीज के रेट हैं वो धोखा कर रहा है। गेहूं में जो डीएपी या यूरिया का छिड़काव होना वो धोखा कर रहा है। आप उनकी कॉस्टिंग लगाओ, ठीक, और उसमें जो कीटनाशक यदि आवश्यकता पड़ेगी तो वो नुकसान कर रहा है। तो ये जो मिशन है हम लोगों का, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखाने का है। इसलिए नहीं कि हम बहुत अच्छा आरोग्य प्राप्त करते हैं ऑर्गेनिक फूडिंग से। अब ऑर्गेनिक मजबूरी है। कोरोना काल के बाद में पूरा विश्व इसकी तरफ देख रहा है। पूरा विश्व जहर मुक्त होना चाहता है। ये यूरिया डीएपी जो प्रयोग कर रहे थे ये जहर थे। कैसे जहर थे? ये अच्छे होते तो जमीन में केंचुए बने रहते। क्यों मर गए भाई? जमीन की जो प्रोडक्टिविटी थी या माइक्रो ऑर्गन्स थे वो सब कैसे खत्म हो गए? जमीन का कार्बन कैसे खत्म हो गया? तो कहीं ना कहीं इन चीजों का हम लोगों ने बेहताशा प्रयोग किया उत्पादन के लिए। तो हरित क्रांति भी अपने आप में एक धोखा थी, मजबूरी भी थी, क्योंकि हम लोग अकालग्रस्त थे तो प्रोडक्शन कहीं से ज्यादा करना था। मगर आज की परिस्थितियों में जब हमारे अनाज के भंडार भरे पड़े हैं, आज की परिस्थितियों में जब हम किसानों को एमएसपी नहीं दे पा रहे हैं, ठीक, एमएसपी क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि अनाज के भंडार भरे पड़े हैं और जो अनाज हमने गांव में बेचा था उसी का आधा अनाज वापस से मंडी में आ जा रहा है। तो कहां से एमएसपी देंगे? पूरे देश का उत्पादन मान लीजिए 1000 क्विंटल है तो 1500 क्विंटल अनाज आ रहा है मंडियों में, है नहीं उतना? हाँ, पर वो गोदाम से वापस मंडी के थ्रू वापस गोदाम वापस आ रहा है। तो किसान कितनी ही मांग करते रहे, नहीं सरकार पूरा कर सकती। तो यहाँ मुख्य बात ये समझने की है कि हम इसका वैकल्प कैसे ढूंढें, हम इसको अपने लेवल पर कैसे सुधारें। तो जमीन में आपको जैसे हमने बताया कि यूरिया डीएपी का प्रयोग हुआ तो जमीन के कीटाणु मर गए। अकेले कीटाणु नहीं मरे, जमीन की पानी सोखने की क्षमता और जमीन में पानी नीचे जाने की क्षमता भी खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई? यूरिया एक क्रिस्टल है, आप जानते हो। वो क्रिस्टल में क्या रहता है? नाइट्रेट रहता है, ठीक। नाइट्रेट को जड़ तक पहुंचाने के लिए हम उस क्रिस्टल का उपयोग करते हैं। वो चिकनाई होती है, पानी में घुलती है। वो चिकनाई जमीन की तलहटी में बैठ गई, जहां जमीन खत्म हो रही है उसके नीचे वो चिकनाई बैठी हुई। उस चिकनाई के कारण बरसात का पानी अब जमीन के नीचे जाना बंद हो गया। गर्मी में सूख जाती है, जैसे ही पानी की पहली बूंद पड़ी वो वापस से चिकनाई जागृत हो गई। जागृत हुई तो वो पानी को और नीचे जो जाना चाहिए, मुरुम में चली जाना चाहिए या मुरुम के नीचे चली जाना चाहिए, तो हमारे वाटर रिसोर्सेस खत्म हो गए। अंडरग्राउंड वाटर रिचार्जिंग क्यों नहीं हो पा रही? इसीलिए नहीं हो रही। अब सरकार का नजरिया क्या है कि जब आप 20 रुपए की बिस्लरी खरीद के पी सकते हो तो और बड़े
प्लांट लगा देंगे। और ज़्यादा है तो इसराइल में जैसे समुद्री पानी को फिल्ट्रेशन का फिल्ट्रेशन करके पानी पीने लायक बनाएंगे तो वैसा प्लांट लगा देंगे। तो ये एक बिजनेसमैन की सोच हो सकती है। अब हमारा जो अर्थशास्त्र है वो भी ऐसे ही चलता है। कैसा कि सरकार ये कभी नहीं बताना चाहती कि प्रोडक्टिविटी कृषि से, जबकि पूरे गांव से लेके कस्बों से लेके शहर के बाजार जो है कृषि की उत्पादकता से चल रहा है। बजट में कहा जाता है कि इस साल फसल अच्छी हुई है, तो क्योंकि प्रोडक्टिविटी तो वही है ना। आप बैंक में तो पैसा 6 साल में दोगुना करोगे, यहाँ तो 4 महीने में 20 गुना हो रहा। आप इंडस्ट्री लगाओगे तो 10 साल में आपका रिटर्न आएगा। किसी भी इंडस्ट्री की 10% भी नहीं है ग्रोथ रेट। तो पूरा पैसा तो कृषि से आ रहा, मगर हमको एहसास दिलाना है किसान को कि हम तुमसे इनकम टैक्स नहीं ले रहे हैं, हम तुम पे एहसान कर रहे हैं, तुमको सब्सिडी दे रहे हैं, तुमको बैंक लोन माफ़ कर रहे हैं। तो कैसे हम ये बोल दें कि भैया तुम ही तो सब कुछ कर रहे हो। और सरकार को जो रेवेन्यू चाहिए वो ले रही है, कंपनियों को जो रेवेन्यू चाहिए वो ले रहे हैं। 1,00,000 2 लाख का ट्रैक्टर आपको 10 लाख से कम का नहीं मिलेगा, उसमें उतना ही लोहा रहता है, ₹1,00,000 का भी लोहा नहीं निकलेगा। मगर कीमत किसान 10 लाख भी पे कर रहा है और उसका ब्याज भी पे कर रहा है। 15 पैसे का केमिकल या 15 रुपए का केमिकल आपको 1,500 रुपए बता के दे देंगे, आपको खरीदोगे, उससे आप कीटनाशक का प्रयोग करोगे। हमारी जो पुरानी पद्धतियाँ थी कि हम गौमूत्र से कीटनाशक बना लेते थे, हम जर्दा से कीटनाशक बना लेते थे, ठीक, हम और जो गाय पत्तियाँ नहीं खाती हैं उन पत्तियों से कीटनाशक बना लेते थे। कीटनाशक के तौर पे मठे का प्रयोग करते थे, मिर्ची का प्रयोग करते थे। वो सारी पद्धतियाँ विस्मृत करवाई गई कि आप भूल जाओ, उनकी तरफ मत जाओ। गोबर की खाद आप लोगों ने देखा कि यहाँ तो बेड्स लगे हुए हैं, खाद में भी 50 तरह के प्रयोग। भाई केंचुए खा रहे हैं, केंचुए निकाल रहे हैं और खाद बनाकर हमको कार्बन वाली मिट्टी प्रोवाइड कर रहे हैं। उनको खाने के लिए यदि हम पत्तियों का कचड़ा दें, उस तरह का कचड़ा दें, आप स्पेसिफिक खाद बना के उपयोग कर सकते हैं। आप इसी में टमाटर की पत्तियां छोड़ दो तो वो खाद टमाटर के लिए काम आएगी। आप इसी में पत्ता गोभी की पत्तियां छोड़ दो, खराब वाली निकली हुई, खाने दो उनको, उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसमें मिलेंगे, तो आपकी पत्ता गोभी की खाद हो गई। तो जब तक हम लोग एक ऐसी व्यवस्था की तरफ नहीं जाएंगे जो अपने आप में आत्मनिर्भर हो, कृषि व्यवस्था, हम लोग मूर्ख बनते रहेंगे और सरकार बोलती रहेगी कि पैसे पेड़ों पे नहीं होंगे। और आप और अर्थशास्त्र समझना हो तो आप किसी भी गांव में चले जाओ, 1,000 2,000 5,000 की आबादी वाला गांव, तो आपको 1,500 2,000 लोग दारू पीते गुटखा खाते मिल जाएंगे। एक दिन का 1-1 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए वो खर्च करते हैं। अब दारू में 50% रेवेन्यू टैक्स में गवर्नमेंट को जा रही है, गुटखा में 50% रेवेन्यू गवर्नमेंट को जा रही है। एक गांव से सरकार 1 लाख से कम नहीं कमाती प्रतिदिन, और उसी पैसे से वो चलता है, उसी पैसे से पूरा देश चलता है। साल भर के 1 लाख के हिसाब से 365 लाख हो जाते हैं, 3 करोड़ 65 लाख। 5 साल में 18 करोड़ रुपए हो जाते। अब 1-8 करोड़ गाँव को वापस दे दिया कि शौचालय बना लो, कोई कुटीर बना लो या सीसी रोड बना लो, तो कोई बड़ा एहसान का काम नहीं। तो भारत गांवों का देश है, गांवों से ही चल रहा है, और इसको छोटे छोटे स्तर पर आप लोग अपने जहाँ से भी आए हों उन जगहों पे आप छोटे छोटे मॉडल्स लगा के
और एक जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी के यहाँ, किसी किसान के यहाँ गायें पली हुई हैं, दूध हो रहा है, मठा हो रहा, उनसे कहते हैं कि भाई मठे का कीटनाशक बनाओ, अपने आसपास आप बेचो, आप लोगों को उपलब्ध कराओ, जिसके पास जो बाय प्रोडक्ट निकल सकता है। ठीक, ऐसा नहीं कि एक मल्टी लेयर का प्लाट लगा लिया और हम स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं, हमको सारे संसाधन साथ में चाहिए पड़ेंगे। तो सेटअप भी लगाना है, लोगों को समझाना भी है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का फ़र्क भी समझाना है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक समझते हैं ना? यस क्या? ऑर्गेनिक तो सर जो जैसे आप बता रहे गाय के, इन्हीं चीज़ों से अपन घर पे ही वो फर्टिलाइजर बनाते हैं, मतलब कीटनाशक बनाते हैं, उसी से पैदा करते हैं फसल। वो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो सब सारी चीज़ें बाहर से खरीदते हैं, हाइब्रिड सीड हो गए और बहुत सारे फर्टिलाइजर जिसमें केमिकल ना हो ऑर्गेनिक, और जिसमें केमिकल हो इनऑर्गेनिक। केमिकल तो ऑर्गेनिक भी ऑर्गेनिक वो तो रिएक्शन तो कर ही रहा है कुछ ना कुछ। हाँ सर, किसी किसी माध्यम से आप ऐसा समझिए कि एक केमिकल नेचुरल है यस सर, और एक केमिकल लेबोरेटरी में बना हुआ है। ठीक, गुणधर्म एक ही जैसे हो सकते हैं मगर रिएक्शन अलग अलग होता है। यस सर, ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल साइट्रिक एसिड लेबोरेटरी में भी बनता है और नींबू के रस से भी निकलता है। नींबू का रस हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, कॉन्स्टिपेशन दूर करता है, और वो जो साइट्रिक एसिड जो लेबोरेटरी में बना है वो प्रिजर्वेटिव है। वो आप अचार बनाओगे, सॉस बनाओगे, तो वो जो अचार, सॉस या उससे बनी हुई कोई भी चीज़ आप खाओगे तो वो पेट में भी प्रिजर्व हो जाएगी। जो 24 घंटे में बाहर निकलनी चाहिए वो नहीं निकलेगी, वहाँ से आपकी बीमारियाँ शुरू होंगी, कॉन्स्टिपेशन शुरू होगा, हेडेक शुरू होगा। तो एक प्रिजर्वेटिव हो गया और एक कॉन्स्टिपेशन दूर कर रहा है। तो हमको क्यों ऑर्गेनिक सूट करता है? क्योंकि हमारी टोटल बॉडी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हम लोग ऑर्गेनिक हैं टोटल शरीर से। तो आपने एक सिरदर्द की भी गोली खाई है ना, तो उसका केमिकल आपको शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा यदि उसमें कोई इनऑर्गेनिक केमिकल है तो। इसीलिए रामदेव बाबा हिट है कि प्राणायाम करो, ऑक्सीडाइज करो, जो जितना टॉक्सिन आपके शरीर में चला गया उसको बाहर निकालो, फेंको ऑक्सीजन में मिक्स करके। आ रही है बात समझ में? यस सर, और रही बात अभी चर्चा हुई कि सीड्स, तो सीड्स में हम लोग अपने सीड्स का प्रिजर्वेशन नहीं कर पा रहे। हमारे सीड्स जो है रिप्लेस कर दिए गए हैं अमेरिकन सीड्स से। सीड्स का बहुत बड़ा बिजनेस है। और एक नाम सुना होगा बीटी, हाँ बायोलॉजिकली ट्रीटेड, हाँ हाँ सर, एक होता है दूसरा नाम नहीं पता, नहीं मालूम होना चाहिए। दूसरे होते हैं जीएम सीड्स, हाँ जी, जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या है? आपने 2 फल उठाए, कुछ टमाटर उठाया, सेब उठाए, एक नया फल बना दिया, उसमें जीन्स चेंज कर रहे हैं। वो एक अननेचुरल प्रक्रिया है। और जो बीटी है बायोलॉजिकली ट्रीटेड, वो नपुंसक बीज है, उसमें सिर्फ एक ही बार पौधा निकलेगा, और उस पौधे के जो फल होंगे, उस फल के जो बीज होंगे, उसमें से फिर अगला पौधा नहीं निकलेगा, ताकि आप हर बार बीज हमसे खरीदो। तो अमेरिकन कंपनीज की ये मोनोपोली है। तो इस मोनोपोली का लॉन्ग टर्म इफेक्ट हम लोगों पे क्या पड़ रहा है? हमें हर बार खरीदना पड़ रहा है और हम लोगों की फर्टिलिटी कम हो रही है। यस सर, ये आईवी सेंटर जो खुल रहे हैं ना, बढ़ रहे हैं जी, ये उसी वजह से। 30 साल से हम लोग बीटी कॉटन, बीटी बैंगन, बीटी टमाटर, बीटी फलाना, बीटी सब हम लोग सब्जियां खाते हैं। हम लोगों की रिप्रोडक्टिविटी खत्म हो रही है।
बहुत खतरनाक खेल चल रहा है। इन सब का उद्देश्य एक ही है कि किसी भी तरह से, क्योंकि जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो किस पर निर्भर है? जब आप बीमार होगे तभी तो स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर के पास जाओगे ना। यस सर। आप स्वस्थ रहोगे तो काय को जाओगे? तो आपको बीमार कैसे किया जाए? जब आपको बीमार करेंगे तभी आपकी जेब हल्की कर पाएंगे ना। हाँ सर। तभी डॉक्टरों की विदेश यात्रा होगी, तभी दवाइयाँ बिकेंगी। तो ये एक बड़ी साजिश के तहत हमारे अर्थशास्त्र को डुबाया जाता है। तो ये बातें आप सुनकर समझकर जब जाएंगे, समाज में जाएंगे, काम करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, हम लोग तो बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, गलत कुछ नहीं कर रहे हैं। हमको ये काम जिद में करना है, अगली पीढ़ी को कुछ अच्छा दे के जाना है। नहीं तो अगली पीढ़ी कहेगी कि आपने क्या किया, आपने इतना तो सुन लिया। तो जब हम गोबर बचाएंगे, गौमूत्र बचाएंगे, गाय को बचाएंगे, मतलब उनकी प्रोडक्टिविटी दिखाएंगे कि भैया गोबर भी कॉस्टली है, गौमूत्र भी कॉस्टली है। और रामदेव बाबा जी तो 80 रुपए का अर्क बेचते हैं देश में, 80 से 100 रुपए का 1 लीटर अर्क गौमूत्र का। उसी से गोनाइल भी बना के बेचते हैं 20 रुपए लीटर का। मूत्र, गौमूत्र जो गाय दूध नहीं दे रही है उसकी भी कितनी वैल्यू है। और 800 रुपए लीटर में अमेरिका खरीदता है गौमूत्र भारत से, पतंजलि से। कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। वो पूरी कैंसर की दवाइयां बना के वापस भारत को भेज देता है। वो 5,000 में। जब किसी आदमी को मतलब टॉक्सिन दिया जाता है, टॉक्सिन मतलब सांप का जहर चढ़ाया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, तो सांप का जहर एक दिन में शरीर के बाहर नहीं होगा। वो तो आपके सेल्स को एक निद्रा की स्थिति में उनकी ग्रोथ रोकने के लिए आपके शरीर में चढ़ाया गया, जो कीमोथेरेपी होती है। तो उसके बाद बॉडी की टोटल ग्रोथ खत्म हो जाती है। उससे रिकवरी गौमूत्र से ही होती है। तो वो लोग ये बात को समझ के, इसका पपीते का दूध जाता है भारत से, अमेरिका खरीदता है, उसके ग्रैन्यूल्स बनाता है, कैप्सूल्स बनाता है, 10 रुपए की एक कैप्सूल में वापस भेजता है। पेट के जितने भी रोग होते हैं उनमें वो कैप्सूल इस्तेमाल में आते हैं। गैस्ट्रो टाइप करके जो रहता है, सारी कैप्सूल जिसमें ग्रैन्यूल्स हैं वो पपीते के दूध के ही हैं। वो कुछ नहीं करता, उसमें कोई प्योरीफाई कर रहा है या कुछ वो कर रहा नहीं। दूध यहाँ से खरीदेगा 400-500 रुपए लीटर में नहीं, उसकी तो और कॉस्टिंग ज़्यादा है, 4,000 या 5,000 के आसपास है 1 लीटर दूध की। उसके ग्रैन्यूल्स बना के भी। और हम लोगों को पपीता खाने में तकलीफ है या पपीता उपजाने में तकलीफ है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक बीड़ा उठाना पड़ेगा और समझ के अपनी व्यवस्थाएं अभी से ही ठीक करनी पड़ेगी। अपनी सराउंडिंग्स ठीक कीजिए। अभी हमारे घर में हमने गायें पाल कर रखी है और दूध हम निकालते हैं। तो जो आज से 5 साल पहले हमारे घर में समस्याएं होती थी, घुटना दर्द हो रहा है, दांत हिल रहे हैं, ये सारी समस्याएं सबकी सॉल्व हो गई। ऑटोमेटिक चेंज आ जाता है। जो हर हफ्ते आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, 1,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, मतलब आप सोचो कि अकेले दांत के डॉक्टर के पास 32 दांत हैं तो 32,000 खर्च करने हैं आपको। तो कम से कम हो गया, कम से कम, अधिक से अधिक तो 2-4 लाख हो। तो हर चीज उनके लिए बिजनेस। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी चल रही, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, आप लोग अपना टेस्ट करवा लोगे, सब में कम निकलेगा। क्यों? क्योंकि हम धूप में 1 घंटा 2 घंटा नहीं बैठ रहे हैं।
या अभी की धूप में 1-2 घंटा, और वैसे धूप हमको लेनी है, विटामिन डी चाहिए हमारे शरीर से। 5-10 मिनट तो अच्छी भरी गर्मी में भी सुबह के टाइम पे तेल लगा के बैठना चाहिए, तो विटामिन डी आपको मिलेगा। और विटामिन का बड़ा रोल है, विटामिन नहीं रहते तो शरीर खाना भी हजम नहीं करता। आधी बीमारियां तो विटामिन और मिनरल्स के कारण हैं। तो आहारचर्या भूल जाओ आप, कृषि भूल जाओ आप, और ऐसा जीवन जियो कि बिल्कुल ठीक है, अब सब चीज़ सरकार ही करेगी, हम कमाते जाएंगे, और सरकार को, या सरकार मतलब अप्रत्यक्ष रूप से जो भी और व्यवस्थाएं हैं उनको, उन पर पैसा लौटाते जितना कमाया डॉक्टरों पे खर्च कर दो, बीमारियों पे खर्च कर दो, दवाइयों पे खर्च कर दो। तो इसको और बचे हुए दिनों में और अच्छे से सीखिए आप, हर चीज़ सीख कर जाइए, अपने आप में एक आकाश चौरसिया बनकर जाइए यहाँ से। ठीक, पूरे देश भर के नहीं बन पाएंगे, अपने गांव के तो बन सकते हैं, इतना तो हो सकता है। बहुत बड़ा टारगेट मत रखिए, आप भी नीचे से फिर शुरुआत कीजिए, सिखाइए, दृढ़ रहिए अपनी विचारधारा पे, नहीं हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे, हमारे हाथ से जो भी होगा अच्छा ही काम होगा। और लोगों को जोड़िए अपने विचारों से, जब आपके इर्द गिर्द भी 10-20 लोग और इस तरह से काम करने वाले हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली पूरे देश भर में विचार जीवित रहेगा। असफलताएं मिलेंगी मगर सफलताएं भी मिलेंगी, तो घबराना नहीं है। असफलताओं को वापस यहाँ डिस्कस करना है, समझना है कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कैसी गड़बड़ी है। ठीक, तो कर पाएंगे ना? जी बिल्कुल सर। बस यही कमिटमेंट चाहिए मुझे, और उम्मीद है कि इतना सुनने के बाद कुछ एनर्जी आई होगी। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। आप जी सर। और पीछे आप जो बैठते हैं कर पाएंगे? कहाँ से हैं आप लोग? राजस्थान सर। प्रयागराज। प्रयागराज। और इटावा यूपी। यूपी। जबलपुर एमपी। महाराष्ट्र। अनूपपुर एमपी। अनूपपुर। वेरी गुड। शहडोल मध्य प्रदेश। वेरी गुड। तो पूरा भारत ही हो गया है। हाँ सर। हर बैच ऐसे ही रहता है अमूमन। जिन लोगों के यहाँ गाय हैं उनको क्या हम सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे 10-20 लोगों को इकट्ठा करेंगे तो? उनको सजेस्ट ये कर सकते हैं कि भाई गाय का गोबर महत्वपूर्ण है, आप गोबर को सीधे कंडा बना के जलाने के बजाय उसकी आप खाद बनाओ, या जीवामृत बनाओ, या मटका खाद जिसको अपन बोलते हैं वो करो, और वो खाद बोतलों में पैक करके बेचो। आराम से 10 रुपए लीटर में कोई भी खरीदे जीवामृत। जीवामृत से ही जमीन ठीक होना शुरू हो जाएगी। जीवामृत 10 रुपए लीटर? कह रहे हैं शुरुआत तो करें जी। शुरुआत तो करें। ये गौमूत्र और गोबर 10-10 किलो। हाँ। और गुड़ 1 किलो, बेसन 1 किलो, और ऑर्गेनिक मिट्टी, पुरानी मिट्टी। हाँ। पुराने पेड़ की मिट्टी मिला के आप निकालो, उसको ड्रम में अच्छा पानी मिला के, और उसको 1 आध हफ्ते रख के जी। वो जीवामृत आप 1 लीटर शौकिया तौर पे दे दो, कि तुम्हारे ये किचन गार्डन लगा है, इसी में डाल के देखो। शुरुआत ऐसे ही होती है, तो बाद में आप 20 रुपए लीटर भी बोलोगे तो वो खरीद के ले जाए। खाली खेत में भी ऐसे डाल सकते हैं उसको? हाँ। और उसमें कितना पानी जरूरत रहता है? उसमें 1 बोतल पे कम से कम 5 लीटर पानी, मतलब 1 लीटर की बोतल है तो 6 लीटर हो जाएगा। 6 लीटर बहुत सारे पौधों में हो जाएगा। हर 15 दिन के अंतर पे आप देना शुरू कर दो फसलों में। आपके घरों में जो चीजें लगी ना फसलें, वो तक जीवामृत हम जन आंदोलन की तरह रख सकते हैं। फिर वहाँ से जो सैलरी, मतलब ये निकल रहा है, ये अपना इसको जो जीवामृत
बनाने के बाद में जो कचरा बचा वो तो और अच्छी खाद है, उसको आप सीधे उसमें रख सकते हो खेतों में, उसमें से मीथेन निकल चुकी होती है, यस सर। अब कोई डर नहीं रहता। और जीवामृत बनाने के लिए भी आपको थोड़ा सा पुराना गोबर नमी वाला लेना पड़ेगा, 10-15 दिन पुराना, क्योंकि जब आप ये प्रोसेस करेंगे तो ताज़ा गोबर थोड़ा नुकसानदेह है। जीवामृत के लिए पुराना गोबर। मतलब 10 से 15 दिन नमी में थोड़ा पच जाए, जी। बहुत पचाने की आवश्यकता नहीं है। मीथेन उससे दूर करना है, डायरेक्ट मीथेन तो आपके जो पुराने जीव हैं उनको मार देगी। सर जैसे कि आपने बताया अभी ज़मीन पे हमने डीएपी वगैरह डाली हुई है, नॉर्मली हमारे खेत पे भी डली हुई है, तो अभी उसको स्विच करने के लिए क्या प्रोसीजर कर सकते हैं? सबसे पहले तो जमीन को प्रोटेक्ट करना है। जो आकाश जी के जितने मॉडल्स आप देखोगे ना, जी हाँ उसमें दूसरे के खेत का पानी अपने खेत में नहीं नहीं आता। यस सर। बराबर। ठीक है, और कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे जब आप ये जीवामृत डाल रहे हैं या गोबर की खाद डाल रहे हैं या ये मटका वर्मी खाद। कंपोस्ट डाल रहे हैं, और टोटली हम ऑर्गेनिक की तरफ जब स्विच होते हैं तो 4 से 5 साल बार बार गुड़ाई निंदाई करके तो फिर वो मिट्टी में इतने कार्बनिक जीव हो जाते हैं कि वो फिर ये जो यूरिया की चिकनाई नीचे भी तलहटी में पड़ी है ना, उसको भी फिर ख़त्म कर देंगे। हम एक्सेस अमाउंट पे कार्बन नहीं डाल सकते सर इसमें? नहीं, तब भी हमें वो तो वेस्ट है, वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट है। पौधा तो उतना ही लेगा जितनी उसको आवश्यकता है। तो तो इसको लगातार डाल रहा जैसे हमारे पास कुछ हिस्से खाली है, अभी हमने उसको तैयार नहीं किया, वो हमने ऑर्गेनिक के लिए प्रिजर्व करके रखा हुआ है। पहले सबसे बड़ा प्रोटेक्शन यही है कि आप जब तक शुरू नहीं कर रहे हैं तब तक दूसरे खेतों का पानी उसमें ना जाए, आपकी मेड़ इतनी सशक्त रहे, बरसात का पानी भी ना जाए उसमें। यस मतलब उसमें चारों तरफ से नाली बना के बरसात का उस पानी एरिया कहीं को- और स्टोर कर लें। उस एरिया को हम कवर कर लेते हैं हाँ, पहले, क्योंकि हमने उसमें 1 मतलब एकड़ का बरसात एरिया ज़्यादा छोड़ा हो हुआ रही है, साइड में। पानी ऊपर से बह के मेड़ के ऊपर से आ रहा तो भी गड़बड़ है। क्योंकि उसमें वो केमिकल और उस हाँ, खेत के वो अपने फिर इस खत्म जमीन में आ कर रहे दो। हैं, वहाँ के बैक्टीरिया। आकाश जी के जो स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ ड्राइंग में भी दिखाए गए, उन्होंने क्या किया, मेड़ तो बना दी, मेड़ के साथ में नाली भी बना दी चारों तरफ, और फिर ले जाके एक गड्ढे में पानी स्टोर कर दी। इसका भी पानी एक अलग गड्ढे में स्टोर कर रहे हैं। तो बरसात का पानी हम चाहिए ही नहीं हमको, वो फिल्टर हो जाए, नीचे तलहटी में चिकनाई बैठ जाए, फिर हम उस पानी का उपयोग कर लेंगे। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स भी बनाने पड़ेंगे तब जाकर वो प्रिजर्व हो। मतलब एक दिन का खेल नहीं, 10 साल जुटना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और अभी भी हम लोग सोचेंगे इस बार ऑर्गेनिक हमने गेहूं कर लिया है, इस बार ऑर्गेनिक चना कर लिया, थोड़ा थोड़ा मात्रा में हो रहा। हमको तो हर चीज़ पे, जैसे यहाँ आपने देखा होगा प्याज भी ऑर्गेनिक कर रहा है, यस तो मसाले में वो भी तो डलती है, लहसुन भी ऑर्गेनिक चाहिए। पूरे खाना किचन पीना, को जब तक सारी चीज़ें जीरा से लेके और हाँ, सब मैं पूरे से किचन लेके को सब ऑर्गेनिक चीज़ें, करना हाँ, पड़ेगा। यस जब तक प्योर ऑर्गेनिक नहीं करेंगे तो बॉडी हमारी डिटॉक्सीफाई कैसे होगी। यस गुड़ भी ऑर्गेनिक हो और दिनचर्या भी ऑर्गेनिक हो। यस सर। अब नहीं तो पूरी फसलें ऑर्गेनिक कर रहे हैं, फिर गुटखा Time खा is- रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं बेकार है ना। चलिए, बहुत अच्छा लगा, मेहनत कीजिए, अभी शायद एक आध बार और मुलाकात हो अपनी, बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखते हैं आप लोगों की सर। कितनी यदि अगर एनर्जी। बीच में आपसे कांटेक्ट करना पड़ा तब कर सकते हैं, कभी भी कर कुछ सकते हैं। इन्फॉर्मेशन गेन करनी हो या फ़ोन फिर नंबर नोट कर लीजिए। नोट करना है। 798 साइलेंट कर लो। 70 यस सर। 954 यस सर। 70। है ना? तो इसमें आप
लोग जो भी काम करें, मेहनत करें, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, उसमें बता सकते हैं, सूचना दे सकते हैं, कहीं कोई गड़बड़ी होती है वो भी बता सकते हैं। ठीक है सर। असफल नहीं होना है, सफल होना है और लोगों को प्रेरित करना है।